जी हां, पंचायत का संग्राम खास खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवनीत सिंह वाधवा। सबसे पहले बात हरियाणा में होने जा रहे पंचायती चुनावों की करेंगे। पंचायत के चुनावों की तारीखों का ऐलान जल्द ही हो सकता है। क्या कुछ होने की संभावना है? चूंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य चुनाव आयुक्त की तरफ से की जानी है। इससे पहले तबादलों का दौर कल देखा जा चुका है, लेकिन क्या कुछ आज खास रह सकता है? तारीख क्या होंगी और इसके अलावा तबादलों को कैसे देखा जाए, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा के पंचायती चुनावों में संशोधन को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब इंतजार है चुनावी संग्राम के ऐलान का। पंचायती चुनावों पर इस वक्त सूबे की निगाहें टिकी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही पंचायती चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसा अनुमान है कि आज पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी हो सकती है। आज शाम को राज्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इन सब के बीच पंचायत चुनावों से पहले सूबे में बड़े प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं। प्रदेश सरकार ने प्रशासन में बदलाव शुरू करते हुए 16 आईएएस और 4 एचसीएस का तबादला कर दिया है। इसके साथ ही राज्य चुनाव आयोग ने बिजली, जन स्वास्थ्य, गृह और दूसरे विभागों को मतदान से जुड़ी तैयारियां करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। पंचायत चुनावों की सरगर्मियों के बीच सूबे के कई गांवों में शैक्षणिक योग्यता की शर्त के कारण उम्मीदवारों में निराशा का माहौल है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही कि राज्य चुनाव आयोग पहले चरण के लिए नए लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दे सकता है। फिलहाल इंतजार चुनावों की तारीखों के ऐलान का है, क्योंकि पंचायत की संग्राम में योद्धा पूरी तैयारियों के साथ उतर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद सवाल यही कि अगर तारीखों का ऐलान आज हो सकता है तो उसके बाद की रणनीति क्या रहेगी। राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। महेंद्र जी, तारीखों का ऐलान आज हो सकता है, चूंकि खबर यही है कि शाम को 4 बजे राज्य चुनाव आयुक्त पीसी कर रहे हैं, अधिसूचना जारी हो सकती है, लेकिन उससे एक दिन पहले तबादलों का दौर और जो नई शर्तें जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मोहर लगा दी कि हाँ, जो संशोधित एक्ट है वो राज्य सरकार का ठीक है, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। इन तमाम चीजों को, तबादले, संशोधन वाला एक्ट और अब तारीखों का ऐलान, कैसे देखते हैं? देखो, एक बात तो बहुत स्पष्ट है, सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर जो एक शैक्षणिक योग्यता का और हर घर में टॉयलेट वाली जो बात कही, यानी कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ने जा रहा है उसके घर में टॉयलेट होना जरूरी है, ये एक अच्छा फैसला सरकार का रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी मोहर लगाई, ग्रीन सिग्नल दिया, और मैं ये कहता हूं कि प्रदेश की पूरी जनता को, राजनेताओं को इसका स्वागत करना चाहिए। उस तरह से ना देखना चाहिए कि ये हमारा विरोधी राजनीतिक दल है। प्रदेश एक अच्छी दिशा में जाएगा। शिक्षित पंचायत प्रतिनिधि हम सामने आएंगे। महेंद्र जी, लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा है। जब आप शिक्षित पंचायत की बात करते हैं, पढ़ी लिखी छोटी सरकार की बात करते हैं, तो सवाल सुविधाओं को लेकर भी आता है कि गांव में सुविधाएं शिक्षा को लेकर किस तरह की हैं। चूंकि अब जो ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं कि जो रिजर्व सीट्स हैं, चाहे वो महिलाओं वाली क्यों ना हो, कई सीट्स ऐसी हैं जहां पर पढ़ी लिखी महिलाएं ही नहीं हैं। आपने वादवा जी बिल्कुल सही बात कही, लेकिन हमको ये बात सोचनी होगी, ये जो अभी आपने कि कई गांव ऐसे हैं जहां पर स्कूलें ही नहीं हैं, तो कैसे आएंगे? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कई पंचायतों में अशिक्षित लोगों के हाथ में पंचायतों की बागडोर रही। ठीक है महेंद्र जी, आऊंगा आपके पास में, चूंकि हमारे विशेष संवाददाता राकेश भी इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। राकेश, आज अधिसूचना जारी हो सकती है, तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्या जानकारी ताजा? नवनीत, देखिए, अधिसूचना प्रदेश सरकार ने जारी कर दी है, बीते दिन ही जारी हो गई थी। आज जो है शेड्यूल जारी होगा, 4 बजे का समय दिया है, और राज्य चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा है इसकी घोषणा करेंगे। अब तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें यही माना जा रहा है कि आने वाले जो यानी कि जनवरी में जो रविवार हैं उन दिन चुनाव हो सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पे जो है शेड्यूल जो है 4 बजे जारी कर दिया जाएगा। इसी बीच जो तैयारियां यहाँ पर पुलिस विभाग को लिख दिया गया कि अपनी तैयारी रखें, चुनाव करवाने हैं, और सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव जो हैं बूथ्स हैं उनकी पहचान होगी। और दूसरा एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि जिन पंचायतों में कोई पढ़ा लिखा उम्मीदवार नहीं है उसे टैकल कैसे करेगी सरकार। हालांकि कई जगह ये भी सूचनाएं मिली थी कि पिछली दफा जब हो रहा था तो शादियां की गई लड़कों की, फटाफट 10वीं पास जो है लड़कियां लाई गई, यानी कि वो था कि इस बार बेटियां नहीं बहुएं चुनाव लड़ लेंगी अगर पढ़े लिखे वाली, यहाँ पर योग्यता वाली अब बात सामने आती है। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, ये भी खबर है कि इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम मशीन से होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इस बार चुनाव होंगे। इसके बारे में भी कोई जानकारी आज चुनाव आयुक्त दे सकते हैं?
अब बिल्कुल देखिए, इस बात की घोषणा जो है, जब लास्ट चुनाव शेड्यूल जारी हुआ था, जो कोर्ट में गया था मामला, उस समय ही राज्य चुनाव आयुक्त ने घोषणा कर दी थी कि ये चुनाव जो है ईवीएम से होंगे। और चूंकि मैंने बताया कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, अगर इसमें कुछ बदलाव है तो बताएंगे, लेकिन ऑलरेडी जो पहले का प्रोग्राम तय था उसके मुताबिक ईवीएम से होने थे। और एक और जानकारी बता दूं कि जो नामांकन पहले भरे गए हैं जी, और जो सही पाए गए थे उन्हें भी कंसीडर किया जाएगा, मतलब कि और उन लोगों को यानी कि दोबारा नामांकन करने की जरूरत उन लोगों को नहीं है जो कि उचित हैं, जो क्राइटेरिया है उस पर खरा उतरते हैं। शुक्रिया राकेश गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे और जो कि बता रहे थे कि आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। महेंद्र जी, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तारीखों का ऐलान और उसके बाद ही छोटी सरकार को बनाने की जुगत जो कि पिछले कई महीनों से चल रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो थोड़ा रुक गया, लेकिन एक बार फिर से राज्य में सियासी हलचल दिखेगी। और उसके पहले जो कल ये तबादले हुए हैं उसको किस तरह से देखते हैं? देखो, तबादले करना सरकार का अधिकार है। उसने उनको जहां लगता है सरकार को कि यहाँ पर ये अधिकारी अच्छा काम कर सकते हैं, तो ये सरकार के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। सरकार ने अपने विवेक से जो ये फैसला किया अधिकारियों के तबादला करने का, वो बिल्कुल जायज है। अब चूंकि इसमें कई तरह की आलोचनाएं आप कर सकते हैं, कई तरह की आप बात कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सरकार को जो सही लगा सरकार ने वो किया। जैसे गुड़गांव में ही यहाँ पर जो जिला उपायुक्त थे मिस्टर टीएल सत्यप्रकाश, वो अब निगमायुक्त हो गए हैं, अधिकारियों को इधर उधर किया गया है। तो ये एक रूटीन, आप रूटीन इसको हाँ, बता रहे हैं, जो कि अक्सर अधिसूचना जारी होने से पहले चाहे किसी भी ये हर चुनाव में सरकार होता करती है। है, ये हर ठीक है। सरकार करती है। जगमती सांगवान हमारे साथ हैं, जो कि इस पूरे संशोधन वाला जो एक्ट था उसको चुनौती उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी थी। जगमती जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो जाएगी, तारीखों का ऐलान हो जाएगा, यानी कि ये कहें कि छोटी सरकार का जो रण है वो प्रदेश में उसकी रणभेरी बच जाएगी। लेकिन जो संशोधन थे जिसको लेकर के, जिसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी, उनको हालांकि वो संशोधन अभी भी बरकरार है, लेकिन उस फैसले के साथ पंचायत चुनावों को आप किस तरह से देखती हैं? क्या वो क्राइटेरिया पूरा हो पाएगा? देखिए, ये जो क्राइटेरिया है जो संशोधन किए गए हैं पंचायती राज चुनाव में जी, ये असल में इस माध्यम से ये पूरे होने वाले उस तरह से है ही नहीं। और हम तो ये समझते हैं कि जो पुराना जो पंचायती राज एक्ट जो है उसकी भावना सही है, और आगे भी इसके ऊपर अभी संघर्ष जारी रहेगा। और बाकी तो ये तो सरकार को बताना है अब, क्योंकि इतनी ज्यादा मतलब सीटें ऐसी आ रही हैं कि जहाँ पे अब उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। जो संशोधन किया गया है उसके हिसाब से जहाँ पे उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं, तो फिर ये जो दावा किया जा रहा है कि ये संशोधन इसलिए किया गया है कि एक एफिशिएंट गवर्नेंस हो, एक इफेक्टिव गवर्नेंस हो, हाँ। तो उनको फिर वो जवाब देना चाहिए कि वो कितने जो नुस्खे वो बता रहे हैं कि हाँ। यहाँ पे उम्मीदवार नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे लड़कों की शादी करो और बहू ले नहीं, जाओ, लेकिन बड़ी सवाल यही है, आप कह रही हैं कि ठीक है, जहां पर पढ़े लिखे उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं वहां पर बहुए पढ़ी लिखी लाके उनको मैदान में खड़ा किया जाएगा, लेकिन इससे भी तो कहीं ना कहीं एक पढ़ी लिखी छोटी सरकार मिलेगी। यानी कि सरकार का जो कदम है, जिसको आप कह रही हैं कि क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पा रहा, अगर बहुए भी लड़ती हैं तो ठीक है, क्राइटेरिया पूरा होगा, एक पढ़ी लिखी छोटी सरकार मिल जाएगी। शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेंद्र जी, सवाल यही जो जगमती सांगवान भी कह रही थी कि क्राइटेरिया कैसे पूरा होगा? बहुए आ रही हैं, जो अब मैंने भी आपसे पहले भी चर्चा की, इसके अलावा आपने तबादलों की बात करी, आपने कहा रूटीन तबादले हैं। नहीं, बात जी, सवाल ये है, ये खबर कहाँ से आ गई कि चुनाव लड़ने के लिए योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे? ये तो कहीं से भी पूरे प्रदेश में कहीं ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मेवात के कई इलाकों में जो महिलाएं, मैं आपको वही कह रहा हूं, जो महिलाएं सीट है, जो रिजर्व सीट है लेडीज के लिए, जो क्राइटेरिया उनका है 8वीं पास या 5वीं पास वाला, एससी के लिए 5वीं पास वाला है और सामान्य के लिए 8वीं पास, नहीं मिल रही हैं। इसीलिए कुछ दिन पहले भी खबर जब सामने आई थी तो हमने बात की, राजकुमार सैनी अगर नहीं मिल रही है और बच्चों की शादी कराकर अगर वो शिक्षित बहू लेकर आ रहे हैं तो बहुत चुनाव लड़ लेगी। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और बल्कि देखा जाए तो जो लड़की दूसरे घर में बहू बनकर आ रही है, ये तो और भी अच्छी बात है कि अब वहां से एक शिक्षा का माहौल बनेगा और महिला उत्थान का भी कहीं ना कुछ इसमें नहीं, निश्चित रूप से। और एक इसमें मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी एक बात कही थी, मैं फिर उस बात को कह रहा हूं कि दरअसल क्या है कि राजनीति में जिन लोगों का कद बहुत बड़ा हो गया है, जो 35-40 साल से राजनीति करते हैं, जो अब सीएम के दावेदार हो रहे हैं, दरअसल अब उनकी राजनीति प्रभावित होगी जब पंचायतों में जब शिक्षित जनप्रतिनिधि आएंगे, क्योंकि अशिक्षित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से
ही इन लोगों ने अपनी राजनीति को चलाया। विपक्ष यही तो लगातार कह रहा है कि अगर करना था तो जो विधानसभा के चुनाव हुए उससे पहले करना था इस सिस्टम को लागू, और बीजेपी कहते थे हमारी सरकार ही अभी आई है इसलिए हमने इसको लागू अब किया है। अच्छा देखो, अब दरअसल क्या है कि पूरे देश में ये माहौल बन चुका है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सुधार की दिशा में अब आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो। बिना सुधार की दिशा में आगे बढ़े ना तो कोई प्रदेश उन्नति कर पाएगा ना देश उन्नति कर पाएगा। और मैं ये कहता हूं कि आज पंचायत के स्तर पर जो शिक्षा का जो ये फैसला लिया सरकार ने कि प्रतिनिधि जो शिक्षित होना चाहिए, ये आगे चलकर विधानसभाओं में और विधानसभाओं के बाद लोकसभा में भी ये रूप अख्तियार करने जाएगा। एक डिफॉल्टर वाला भी जो इशू था, बिजली के बिल जिनके बकाया हैं वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हाँ। बैंकों के ऋण जिन किसानों के बकाया हैं वो भी इसमें डाले गए नहीं, बिल्कुल ये तमाम चीजें डाली है, बहुत अच्छी बात है। मतलब कई लंबे समय से लोग बाग मनमानी करते आ रहे हैं। आप बिजली के बिल नहीं भर रहे हैं, आप बैंकों से आपने लोन लिया है वो नहीं भर रहे, क्यों नहीं भर रहे? यानी कि आप नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो आप एक डबल अब दादागिरी कर रहे हैं। हम भरेंगे भी नहीं और हमको चौधर भी चाहिए, ये नहीं हो सकता। आप फिर मैसेज क्या दे रहे हो? ये तो यानी कि संशोधन के साथ जो चीजें तमाम हुई हैं, जो एक्ट संशोधित आया है, आप मानते हैं कि ये जो तमाम कदम हैं उससे पढ़ी लिखी पंचायत तो मिलेगी ही, साथ ही राजनीति का स्तर भी उठेगा। निश्चित रूप से राजनीति का स्तर उठेगा और बहुत सारी चीजों का स्तर उठेगा। एक माहौल बनेगा। एक गांव में जो अब तक जो शिक्षा की जो अलग नहीं जग पाई थी, वो निश्चित रूप से एक दीपक जलेगा और उसका दीपक का उजाला पूरी पंचायतों में जाएगा। यानी कि दरअसल सरकार का मोटिव क्या है? सरकार का मोटिव ये है कि अब पूरे प्रदेश में एक शिक्षा का माहौल बनना चाहिए, लोग शिक्षा की तरफ अग्रसर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पीढ़ियों से सरकार की कोशिश है शिक्षा का माहौल बने, लेकिन उस तरह की सुविधाएं भी तो हों। हम आए दिन देखते हैं प्रदेश में जो खबरें सामने आती हैं, स्कूल में सुविधाएं नहीं है, टीचर नहीं है। जब तक नहीं हो पाएगा ना, आप शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात करते हैं कि राजनीति सुधरेगी, पहले शिक्षा का स्तर सुधरे, तो जनाब पहले काम तो करिए उसके लिए। मैं वही आपको कह रहा हूं कि इस तरह की चीजों पर आज तक ध्यान ही नहीं दिया गया, क्योंकि शिक्षा का स्तर सुधरे ये कभी दिमाग में रही नहीं किसी भी सरकारों के जनप्रतिनिधियों के दिमाग में। अब पढ़े लिखे नव युवक जो आएंगे पढ़े लिखे, अब वो इस पर जोर देंगे, सरकार को बाध्य करेंगे। ये अच्छा, इसको आप इस तरह से देखिए कि जैसे पुलिस थाना होता है, नफरी कम दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं? रिकॉर्ड पे ना आए, रिकॉर्ड पे नहीं आए। अब पढ़े लिखे समझदार युवक युवतियां आएंगे तो इन सारी कमियों पे उनकी नजर जाएगी, यार ये होना चाहिए, फिर सरकार से कॉरेस्पॉन्डेंट होगी, एक माहौल बनेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे कुछ गांव हैं, जैसा कि अभी भी जिक्र कर रहे थे और फोन लाइन पर चूंकि हमारे विशेष संवाददाता जब राकेश गुप्ता जुड़े थे, वो भी कह रहे थे कि ये भी एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने है कि जो गांव क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं उन शर्तों का, जो कि संशोधित एक्ट में तमाम संशोधन है, तो उसके लिए क्या विकल्प निकाला जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने है। अब ये तो चुनाव आयोग देखेगा कि वो किस तरीके से इस चीज को देखता है, क्या विकल्प उनको सही लगता है। क्या लगते हैं विकल्प? अगर किसी गांव में पढ़ी लिखी महिला नहीं है और वो सीट या वो गांव जो पंचायत है वो आरक्षित है महिला के लिए, तो फिर क्या विकल्प होना चाहिए? एक देखो, उसमें एक विकल्प, अगर सीट आरक्षित है और आपके वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रही है वो पंचायत, तो मेरी अपनी समझ से चुनाव आयोग हो सकता है उस सीट को रिजर्व ना करके जनरल कर दे। ये भी हो सकता है, क्योंकि देखो जो चुनाव हो रहे हैं अल्टीमेटली पूरी पंचायत के विकास के लिए तो हो रहे हैं ना, पूरे गांव के लिए। तो ये तो चुनाव आयोग देखेगा कि कैसे क्या चीज हो सकती है। शेड्यूल को लेकर क्या लगता है? क्योंकि तारीख को लेकर के भी बड़ी संभावना है। ये भी हो सकता है, एक मिनट, मैं इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे एससी के लिए रिजर्व है कोई पंचायत और महिला के लिए है, अगर पढ़ी लिखी महिला मान लो नहीं मिल रही है तो उसको युवक के लिए भी कर सकते हैं। मतलब आरक्षित रहे एससी के लिए, लेकिन पुरुष के लिए हो जाए, उसके लिए हो जाए। ये तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको चुनाव आयोग कर सकता है। तारीखों को लेकर के भी बड़ा संशय है कि सुशासन दिवस से पहले चुनाव कराए जाएं, नए साल में चुनाव कराए जाएं। क्या लगता है कि तारीखों को लेकर जो संशय पिछले कई दिन से बरकरार है, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था? बातचीत तो आप किसी भी तरह की, सवाल तो आप किसी भी तरह का उठा लीजिए, ये लोकतंत्र है ना, लेकिन कंसीडर वही किया जाएगा जो जायज होगा। सवाल है, कई आरोप है, कई लगा लीजिए, सवाल देखो, सवाल और आरोप तो लगते रहेंगे, उठते रहेंगे, इनसे कोई नहीं बच सकता, क्योंकि आदमी के सोचने का अपना नजरिया है, अपना दृष्टिकोण है, कौन कहाँ सोचता है, और जहां सोचता है फिर वो सवाल भी करेगा। सरकार को ये देखना है कि चीजें सही दिशा में चलनी चाहिए। अगर चीजें सही दिशा में नहीं चलेंगी तो सरकार भी आलोचना के दायरे में आएगी, बिल्कुल, सरकार के कदम भी आलोचना के दायरे में आएंगे। लेकिन हम सबको इस बात का संतोष करना चाहिए कि प्रदेश में राजस्थान के बाद हरियाणा दूसरा ऐसा प्रदेश बना है जिसने पंचायतों के
के पंचायतों में पंचायत पढ़े के लिखे स्तर को सुधारने के हाँ, लिए। हाँ। एक अच्छा प्रयास किया है और ये प्रयास लगातार आगे बढ़ना चाहिए। विधानसभाओं में आना चाहिए, विधानसभा के बाद लोकसभा में आना चाहिए। अब सुधार की दिशा में अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है। और जैसा कि आपने कहा कि स्कूलों का स्तर सुधारना चाहिए, स्कूलों में संसाधन बढ़ाने चाहिए, मैं कहता हूं ये तमाम चीजें होंगी, पंचायतें शिक्षित होनी शुरू हो जाए। जो वहां पर लगेगा ना कि नहीं अब इसकी जरूरत है, हम शहर में क्यों जाए, हमारी पंचायत को हम बिल्कुल एक मॉडल पंचायत हम डेवलप करें, सारी चीजें होंगी, सारी चीजें दूर जाएंगी। चलिए निश्चित रूप शुक्रिया से इस होंगी। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। और बात लगातार यही कि जिस तरीके से पंचायत का अब संग्राम शुरू हो चुका है और ऐलान आज हो जाएगा तारीखों का, उसके बाद रणभेरी ये कहिए कि आज शाम को बच जाएगी और उसके बाद तैयारियां किस तरह की हैं पंचायत चुनाव को लेकर, चाहे वो सरकार की हो या प्रत्याशियों की, वो देखने लायक होगा। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी जल्द वापस लौटते हैं। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। पिछले 28 दिनों में करीब 7 सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों ने ताला जड़ दिया। नेताजी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाएंगे तो भला जो जनता है उससे क्या उम्मीद की जाए। चेहरे तो बदल चुके हैं लेकिन समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा फ्लैश किया जा रहा है। कल सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। तो चलिए अब बात करते हैं खूनी रास्तों की। रात को सोते हैं तो गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देते हैं, हर पल सिर पर मंडराती है मौत। डर रहता है कि कल की सुबह देख पाएंगे भी या नहीं। मौत के साए में जी रहे हैं कुरुक्षेत्र के शाहबाद इलाके के वो लोग जिन्होंने अपनों को खो दिया है। विकास का हर्जाना इन लोगों को अपनों के खून से देना पड़ रहा है। तो तस्वीरें जो हैं खूनी हाईवे, उसकी आज हम बात करेंगे, किस तरीके से यहां पर सिर पर मौत मंडराती है। आखिरकार कैसे विकास का हर्जाना अपनों के खून से चुकाना पड़ रहा है। तो जिस खूनी रास्ते की हम बात कर रहे हैं वो करीब 15 लोगों को निगल चुका है और अगर जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बात शाहबाद के उस हाईवे की हम कर रहे हैं जहां पर एक बस्ती है और इस बस्ती में, जो कि हाईवे के बीच में है, वन वे हाईवे है, एक तरफ जाने का एक तरफ आने का, और उसके बीच में ये जो बसावट है, जो बस्ती है, वहां के लोग हर समय मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। वजह उसकी क्या कुछ है
ये वहां के रहने वाले निवासी को सुनिए और आप खुद समझिए। तैयार हुई इनकी जीटी रोड, कम से कम 10-15 लोगों की डेथ हो चुकी है यहाँ पे, और इतने खतरनाक चीज है ये, हमें डर लगा रहता है, बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे यहाँ पे। तो NH1 की गोद में 60 परिवारों के मकान हैं, 200 झोपड़ियां हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि उनके क्षेत्र के विधायक और प्रदेश में राज्य मंत्री का पदभार संभाले हुए कृष्ण बेदी उनकी नहीं सुन रहे हैं। यानी कि सवाल यही है, लोग बार बार यही कह रहे हैं कि उनकी कोई नहीं सुन रहा। वजह क्या कुछ है, आखिरकार क्यों हाईवे के हॉरर में ये गांव जीने को मजबूर है, जो बस्ती है, ये जो झुग्गियां हैं या ये जो मकान है जो यहां पर लोग रहते हैं, क्यों हमेशा मौत के साए में जीने को मजबूर है। वो कहते हैं कि शिकायत कई बार कर चुके हैं, गुहार कई बार इलाके के नुमाइंदे, विधायक इलाके से हैं, लेकिन सरकार में भी नुमाइंदगी करते हैं, सरकार में राज्य मंत्री हैं, लेकिन कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही है। संज्ञान में विषय आया था, परंतु मैंने हाईवे के अधिकारियों से, NH1 के अधिकारियों से और अपने PWD के अधिकारियों से बैठकर उस पर चर्चा की है और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढकर उन लोगों को राहत देना। तो हम खूनी रास्तों की बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता आशीष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। आशीष, कौन सा ये गांव है और क्यों खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं इस गांव के लोग? देखिए, ये शाहबाद कस्बे के साथ लगती एक कॉलोनी रामनगर है, जो पहले यहाँ अच्छी खासी आबादी इस कॉलोनी की है, हजारों की संख्या में यहाँ लोग रहते हैं। और इन लोगों के साथ हुआ ये कि इनके आगे से भी और पीछे से भी हाईवे गुजर गया और हाईवे की ऊंचाई इतनी बढ़ गई कि अब ये बरसात के दिनों में यहाँ पानी भर जाता है और ओवर स्पीड गाड़ियां रोज यहाँ पर किसी न किसी से टकरा जाती हैं और किसी न किसी बच्चे की या किसी न किसी महिला की या किसी जवान आदमी की मौत यहाँ हर रोज हो रही है। आशीष, सवाल यह है कि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इलाके की नुमाइंदगी करते हैं कृष्ण बेदी, उनको कई बार बताया जा चुका है, वो भी कहते हैं कि मेरे संज्ञान में मामला है, फिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? देखिए, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं ये हर जगह अपनी गुहार भी लगा चुके हैं, ये पत्र भी लिख चुके हैं, ये NH1 के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी मिल चुके हैं। देखिए, और जो यहाँ पे राज्य मंत्री कृष्ण बेदी हैं, ये ठीक उससे जो एक कॉलोनी है उसके अपोजिट साइड में क्रॉस करते ही रेस्ट हाउस है, जहाँ पर उनका खुला दरबार लगता है। तो देखिए, यहाँ मंत्री का खुला दरबार लगता है और उसके सामने इतनी बड़ी समस्या है जिसको वो हल नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जहां बैठ के राज्य मंत्री लोगों की समस्याएं सुनते हैं, समस्या का हल निकालते हैं, उसके सामने एक बड़ी समस्या है और वो मंत्री जी को दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप एक साइड में इधर रेस्ट हाउस है और उसके रेस्ट हाउस के अपोजिट साइड बिल्कुल आमने सामने। ठीक है आशीष, आप रहिए हमारे साथ। जो स्थानीय निवासी हैं जो लगातार इस खौफ को महसूस कर रहे हैं, अमित हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, वजह क्या है? शिकायत आप भी कर चुके हो, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है आपकी शिकायत पर? हेलो अमित, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बोलो जी। वजह क्या है, क्यों शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही और क्यों आप डरने को मजबूर हैं यहाँ पर? सर, यहाँ पे ना मतलब कि पहले फ्लाईओवर की वजह से ना इस कॉलोनी को बिल्कुल भी कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है। जो हम कॉलोनी वासी हैं तो रोंग साइड से उनको आना पड़ता है, वो अपनी जान जोखिम में डाल के आते हैं। वो ना मेन हाईवे पे से गाड़ी इतनी स्पीड आती है, उनकी बहुत ज्यादा स्पीड होती है और हमें रोंग साइड आना पड़ता है, ये नहीं पता कब क्या हो जाए। यहाँ पे हर रोज ही एक्सीडेंट होते रहते हैं यहाँ पे। तो अमित, शिकायत की गई इसकी, चूंकि आपके इलाके के विधायक हैं कृष्ण बेदी, वो राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। हमने उनको बोला था, वो कह रहे थे कि हाँ पहले कुछ करेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये बोलते हैं कि यहाँ इस कॉलोनी का कोई रास्ता नहीं मिल सकता। नहीं, वजह क्यों, क्या कहते हैं, रास्ता क्यों नहीं मिल सकता? ठीक है, नहीं मिल सकता वो उनका जवाब है, लेकिन क्यों नहीं मिल सकता, वजह क्या है उसकी? वो कहते हैं कि कोर्ट में जाओ, वहाँ पे कोर्ट में जाके केस करो, वहाँ पे फिर जो उनसे हाई वो ले लो एप्लीकेशन, उसके बाद कह रहा देखेंगे जो होएगा फिर। चलिए, शुक्रिया अमित, शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष, जो स्थानीय निवासी है उनका कहना है कि मंत्री साहब कहते हैं कोर्ट में जाइए। जब मंत्री साहब इस कॉलोनी के सामने खुला दरबार लगा रहे हैं तो क्यों कोर्ट में जाने की जरूरत है इस कॉलोनी के निवासियों को? आशीष, चलिए लगता है कि संपर्क टूट गया, लेकिन एक बड़ा सवाल है, अगर एक कॉलोनी जो कि हाईवे के बीच में है और इस तरह से लोग मौत के साए में जीने को मजबूर हैं, ये खूनी राहें, जैसा कि स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़े, उनका कहना था कि वो रॉन्ग साइड आते हैं और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। आशीष लगातार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। आशीष, खुला दरबार मंत्री जी यहाँ लगाते हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं के लिए वो कह रहे हैं कि आप हाईकोर्ट चले जाइए, आप कोर्ट चले जाइए। देखिए, मंत्री जी से ये लोग सैकड़ों बार मिल चुके हैं और मंत्री जी ने इन लोगों से वादा भी किया था कि मेरे बनने के 6 महीने के अंदर अंदर मैं इस समस्या को दूर कर दूंगा, पर
लगता नहीं है कि मंत्री जी समस्या को दूर कर पाएंगे, क्योंकि स्थानीय लोग जब भी मंत्री जी के पास जाते हैं तो मंत्री जी कहते हैं कि मेरी NH1 के अधिकारियों से और PWD के अधिकारियों से बात यानी कि कर हर रही है। बार खाना पूर्ति मंत्री जी की तरफ से दिखती है। शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा सवाल लगातार यही है कि एक हाईवे NH1 देश का सबसे बड़ा हाईवे, और ऐसा हाईवे अगर खूनी रास्ता बन जाए गांव के लिए तो ये सोचने की बात है। और अगर उस इलाके का नुमाइंदा ही ये कहे कि जाइए कोर्ट जाकर इस समस्या का समाधान ढूंढिए, तो नुमाइंदा कैसा, ये भी एक बड़ा सवाल है। खास खबर में आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।